नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल पेट 2025 इसकी परीक्षा आपकी सितंबर में होनी है। इसी परीक्षा से संबंधित इतिहास जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है? इस वीडियो को पूरा देखिए और ये एक रिवीजन श्रृंखला है, यानी कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और बस इस वीडियो को देख के आप अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हैं। चलिए इसको शुरू करूँ, मैं उससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर यूपी में जो लोअर वैकेंसी आने वाली है, लोअर पीसीएस की या फिर कुछ अन्य वैकेंसीज़ के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इन सभी बैचेज़ के लिए या हम कहें इन सभी की सभी वैकेंसीज़ के लिए हमारे एप्लीकेशन में बैचेज़ चल रहे हैं। जैसे संपूर्ण इतिहास का इस समय बैच चल रहा है और इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो KD02 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कंप्लीट प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास और साथ ही साथ आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर करवाया जाएगा। ठीक है? इन सभी जितने भी लेक्चर्स होते हैं, सारे के सारे लेक्चर्स की आपको टाइप्ड पीडीएफ दी जाती है और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, ये बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बैच से भी आप एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के लिए अ, अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो इस बैच को भी आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी में आपको पता होगा कि कंप्यूटर 15 अंकों का पूछा जाता है, यूपी जीके 20 अंकों का पूछा जाता है। तो अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन का, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, तो ये कॉम्बो बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सारे के सारे कूपन कोड वहीं पर दिए गए हैं, तो आप कूपन कोड का इस्तेमाल करके इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं भारत के इतिहास की रिवीजन श्रृंखला को। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, 45 तक हम लोग कर चुके थे, उसी के आगे शुरू करेंगे। यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया है। एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए हैं और वहीं दूसरी तरफ पुरातत्वीय खोज दिए हैं। अब यहाँ पर देखो जरा, सबसे पहला जो ए पार्ट है कह रहा है कि लोथल। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से यहाँ से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा और ये लिखा है बनवाली। अब मुझे बताओ धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे मैच करा के अपना ऑप्शन चूज कर लो। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ये कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी कालीबंगा में। और क्या आपको पता है कालीबंगा की का उत्खनन करता कौन है? ये है बीबी लाल, बीबी लाल और बी के थापर, बी के थापर। बस दोनों को याद रखो इनका नाम, और ये दोनों ही कालीबंगा से संबंधित हैं। 48 में आ जाओ, कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? सेम सेम सवाल है जैसा ऊपर वाला पूछा गया था। अब इसका भी उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। इसके उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल और बी के थापर। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसको मिलान करो। हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से मिला है R37 शवाधान। इसके अलावा लोथल से गोदी यानी यहाँ से गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाओ। 50 क्या कह रहा है? 50 में आपको सूची 1 और सूची 2 दिया है। अब कह रहा है कि इनको मिलाइए। हड़प्पा ये किस नदी के किनारे हैं? एक तरफ नदी है और एक तरफ स्थल है। तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है। अच्छा, हस्तिनापुर के पास आओ तो ये है गंगा नदी किनारे। नागार्जुन कोंडा ये गोदावरी है या फिर ये कृष्णा है? तो याद रखो नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा है और जो पैठन क्षेत्र है ये गोदावरी के किनारे है। ठीक है? और वहीं कुछ क्षेत्र और हैं, जैसे आपसे अगर पूछा जाए मोहन जोदाड़ो ये किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे ये है सिंधु के किनारे। सिंधु के किनारे केवल मोहनजोदाड़ो ही नहीं है, बल्कि चनहूदड़ो ये भी सिंधु सभ्यता का स्थल है और ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसके अलावा एक क्षेत्र और है कोट दीजी। ये कहाँ पर है? किस नदी किनारे है? ये स्थल भी सिंधु के ही किनारे है। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप मैच करा के यहाँ से ऊंट आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की एक तरफ बस्ती दी है और एक तरफ नदी दिए हैं।
तो हड़प्पा ये किस नदी किनारे है? रावी के। कालीबंगा ये किस नदी किनारे है? ये घग्गर के किनारे हो जाएगा। ठीक है। लोथल ये हो जाएगा भोगवा के किनारे, और रोपण हो जाएगा सतलुज के किनारे। और इस आधार पर अब यहाँ से आप ऑप्शन मैच करा लो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है रावी में, अर्थात रावी के किनारे है। और क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो हड़प्पा है, इसका संबंध किन व्यक्तियों से है? तो एक व्यक्ति है, इनका नाम है दयाराम, दयाराम साहनी, इनका नाम याद रखना। और दूसरे हैं माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स। एज इट इज आप याद रखो। आपसे सवाल ये पूछे जाते हैं कि हड़प्पा से संबंधित व्यक्ति यानी उत्खननकर्ताओं के नाम मुझे बताओ। ठीक है, आगे बढ़ो जरा, 53 में आ जाओ। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार ये कहाँ पर अवस्थित है? सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है, ये कहाँ से मिला है? ये मिला है मोहनजोदाड़ो से। और मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन है? इनका नाम है राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। 54 क्वेश्चन को देखो, 54 नंबर में कह रहा है कि विशाल स्नानागार ये किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ये जो स्नानागार है, ये भी मोहनजोदाड़ो से ही पाया गया है। ठीक है, तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, 55 में आओ जरा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो नाव के चित्र अगर पूछे तो दो क्षेत्र आप याद रखोगे, एक तो है मोहनजोदाड़ो, और दूसरे क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं नाव के चित्र, ये है लोथल। तो ये दोनों ही क्षेत्र है, मोहनजोदाड़ो और लोथल। तो पहला तो गलत हो जाएगा, कालीबंगा ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, मोहनजोदाड़ो और लोथल, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 56 नंबर। 56 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताइए कि कौन से कथन असत्य हैं। यानी कि आपसे यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। पहला पढ़ो, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हाँ, ये ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मात्र देवी की उपासना करते थे, कह सकते हैं हम, लेकिन बहुत ठीक ठीक जानकारी तो हमें नहीं मिली है, लेकिन हाँ, मात्र देवी की मृण मूर्तियां काफी मिली हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है। डी में कह रहा है कि लोग लोहे से परिचित थे, नहीं ये गलत हो जाएगा, लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पर आंसर होगा डी, डी गलत है। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 57 में आओ। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक एक आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था। तो सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक ही प्रकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था क्या? आगे पढ़ो जरा, जस्ट वेट। इसमें कह रहा है कि कौन से सही नहीं है ना? तो यहाँ एक ही प्रकार की ईंट का प्रयोग तो नहीं किया जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था अलग अलग प्रकार की ईंटें होती हैं। मैंने आपको हिस्ट्री बैच में पढ़ाया हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता से ईंटें मिली हैं वो कौन कौन सी मिली हैं? ये कई सारे टाइप्स होते थे। जैसे कुछ ईंटें मिली हैं, ये कच्ची थी, अर्थात कच्ची ईंटें भी मिली हैं। ठीक है, कच्ची ईंटें भी प्राप्त हुई हैं, और ये जो कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं, कहते हैं कि इन ईंटों से सड़क का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा कुछ पक्की ईंटें भी प्राप्त हुई हैं, और जो पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं, पुरातत्वविद उससे अनुमान लगाते हैं कि इन संभवतः ईंटों का इस्तेमाल भवन निर्माण में किया जाता होगा। इसके अलावा कुछ ईंटें मिली हैं फन्नीदार, अर्थात फन्नीदार ईंटें। तो पुरातत्वविद कहते हैं कि इन फन्नीदार ईंटों से आमतौर पर कुएं बनाए जाते होंगे, अर्थात कुआं निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। कुछ अलंकृत ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंटें। तो ये जो अलंकृत ईंटें हैं, इससे पता ये चला है कि जो फर्श होती थी, फर्श का निर्माण इनसे किया जाता था। तो अलंकृत ईंटों से बनी फर्श ये कहाँ से मिली है? ये मिली है कालीबंगा से, कालीबंगा से। अलंकृत का मतलब समझ रहे हो? जैसे आजकल आप लोग अपने घरों में टाइल्स लगवाते हो, तो टाइल्स प्रकार की कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं जिनमें ऊपर डिजाइन है, चमकीली हैं, इस प्रकार से। तो जो अलंकृत ईंटों से बनी फर्श प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो ईंटों के बारे में हमने आपको बताया था अलग अलग प्रकार की हैं, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बने होते थे। हाँ, ये कह सकते हैं, है ना? इसके अलावा मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। मुख्य सड़कें सामान्यतया 10 मीटर चौड़ी होती थी। हाँ, ये भी ठीक है। देखो, मैंने आपको
सड़कों के बारे में बताया था। जस्ट वेट। मुख्य सड़कें सामान्यतया, यहाँ पर आओ। देखो, मैं बात कर रहा हूँ सड़क की। सड़क, जरा गौर करना। जो मुख्य सड़कें थी, ये कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ी होती थी। इसमें हमने सड़क के कई सारे टाइप्स बताए थे आपको हिस्ट्री बैच में, और सड़क के बारे में बताया था कि कुछ होती थी मुख्य सड़कें, ये मेन सड़कें होती थी, अर्थात मुख्य सड़क। ठीक है। और सामान्यतया इस प्रकार की जो सड़कें थी वो 10 मीटर चौड़ी होती थी। इसके अलावा कुछ सड़कें होती थी जो गढ़ी की सड़कें होती थी, गढ़ी की सड़कें। और ये जो गढ़ी की सड़कें थी, ये कहते हैं कि 6 मीटर चौड़ी होती थी। इसके अलावा कुछ सहायक सड़कें होती थी, सहायक सड़क, और ये लगभग लगभग 3 मीटर चौड़ी होती थी। इसके अलावा बहुत सारी गलियां होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और जो गली थी वो 1 से 2.5 मीटर तक चौड़ी होती थी। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा सही होगा। आ, 1 मिनट। और कह रहा है कि कौन से सही नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, कौन से सही नहीं है ना। तो पहला वाला गलत हो गया। इसके अलावा आपका गलत होगा दूसरा, यानी मुख्यतया सभी घर एक मंजिल के ही बने होते थे। मैंने आपको 3-3 स्तर तक के घर बताए हैं, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा होगा, मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये सही रहेगा। अर्थात 1 और 3, 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। 58 में आओ जरा, 58 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों के लिए जानी जाती है, ये भी ठीक है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। तो कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती है और अपने उद्योग क्षेत्र के लिए भी जानी जाती है, अर्थात इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। 59 देखो जरा, 59 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा ये हरियाणा में है क्या? रोपड़ तो पंजाब में है, ये भी सही है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ है? एक जिला है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ इलाके में कालीबंगा पड़ता है। ठीक। 60 में आओ। 60 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं? अब ये जो कालीबंगा लिखा है, ये राजस्थान में है, जरा गौर करना। ये राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। और आलमगीरपुर ये अपने उत्तर प्रदेश में है, मेरठ वाला क्षेत्र। और हुलास ये कहाँ है? ये हुलास है अपने यूपी में ही, और हुलास है सहारनपुर में। सहारनपुर और आलमगीरपुर है मेरठ वाला क्षेत्र। तो तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 61, 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल है गुजरात में, यही सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो डाबरकोट है ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ठीक, ये रहा पाकिस्तान में। और इसके अलावा कालीबंगा, ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है। और राखी गढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में है। ठीक है। तो लोथल है गुजरात में। 62 देखो, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है क्या? हाँ। बनवाली ये हरियाणा में है क्या? हाँ, ये भी ठीक है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखी गढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में है। और अगर आपसे पूछे कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताओगे घग्गर। ठीक है। 63 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा है जो हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? मैंने आपको ये डायरेक्शन बताई थी, और मैंने स्थल सारे के सारे बताए थे। कौन कौन से स्थल? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था ये है आलमगीरपुर। मैंने आपको बताया था कि भैया बताओ सबसे उत्तरी स्थल कौन है? तो आपने बताया था मांडा। मैंने सबसे पश्चिमी स्थल आपसे पूछा था, आपने बताया था सुत कांगेडोर। ठीक। इसके अलावा दक्षिणी सबसे स्थल है दायमाबाद, दायमाबाद। ये सारी की सारी जानकारियां याद रखो। वही आपसे पूछा गया है
कि मुझे बताओ सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित कौन सा है, तो ये है आलमगीरपुर। 64 में आओ, 64 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, आप मिलाइए। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। अब आप मैच करा लेना। 65 देखो, 65 नंबर। ठीक, 65 में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दिए हैं और बताओ इनमें से कौन सुमेलित है। तो सबसे पहले देखो बालू, बालू कहाँ पड़ेगा? ये हड़प्पा स्थल है, हड़प्पापुरा स्थल, ये पड़ेगा हरियाणा में। ठीक, मांडा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। हुलास मैंने आपको बताया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में है। और पडारी ये पड़ेगा गुजरात में। पडारी गुजरात में, एज इट इज। आप अब यहाँ से मैच करा लेना। 66, 66 नंबर देखो, 66 में कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है। तो हड़प्पा ये सिंध में है क्या? गौर करना। जो सिंध वाले क्षेत्र हैं, जैसे मैं आपको लिए चलता हूं एक नए पेज में। जो सिंध वाले क्षेत्र हैं, या हम कहें सिंध क्षेत्र में मोहन जोदाड़ो है, मोहन जोदाड़ो है और चनहूदड़ो है। वहीं पंजाब में कौन है? ये जो पंजाब पाकिस्तान वाला है, पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र, यहां पर अवस्थित है हड़प्पा। ठीक है, इसके अलावा गुजरात भारत का क्षेत्र है, यहां पर स्थित है सुरकोटदा। सुरकोटदा, एज इट इज याद रखो अब आप। तो हड़प्पा कहाँ है? ये है पंजाब में। चनहूदड़ो ये सिंध में है। और मोहनजोदाड़ो सिंध में है। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरकोटदा गुजरात में है। 67 देखो, 67 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के। 68 में कह रहा है कि चनहूदड़ो से उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, यही पूछ रहा है आपसे। चलो यहां पर आओ जरा, मैं बात कर रहा हूं चनहूदड़ो। ये हड़प्पन साइट है। सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताओगे सिंधु। इसके अलावा किस प्रांत में है? तो प्रांत तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, चनहूदड़ो ये सिंध प्रांत में है, तो प्रांत हो जाएगा सिंध। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज के लिए आप 2 नाम याद रखो। एक का नाम है NG मजूमदार और दूसरे शख्स का नाम है मैके, मैके साहब। अब वापस आओ जरा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा JH मैके। ए फॉर एप्पल सही हो जाएगा। ठीक, 69 देखो, 69 में क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा तो है नहीं, हड़प्पा ही है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, और ऑप्शन देख लो। लोथल ये भी गुजरात में है, पाकिस्तान में नहीं है। आलमगीरपुर अपने उत्तर प्रदेश में है, ये भी पाकिस्तान में नहीं है। 70 में देखो, कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर है? तो रंगपुर दरअसल ये पड़ता है सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रंगपुर है वो गुजरात में है। मुझे क्या बता सकते हो ये किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे ये है भादर नदी के किनारे। ठीक है, और इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। अच्छा, 71 में आओ। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ये जम्मू का है, पंजाब का है, हरियाणा का है या फिर उत्तर प्रदेश का है? तो दधेरी जो परवर्ती हड़प्पीय स्थल है, ये है पंजाब का। एज इट इज याद रखोगे आप। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे मैं आपको 2-3 साइट्स और बताता हूँ, इनके भी आप लोकेशंस याद रखोगे। सबसे पहला दधेरी, दधेरी ये हड़प्पा स्थल है और ये है पंजाब में। ठीक है, इसके अलावा एक याद रखो भगवानपुरा, ये भी हड़प्पन साइट है और ये है हरियाणा में। ठीक है, एक और याद रखोगे, नाम है कुंतासी, ये भी हड़प्पन साइट है और ये है गुजरात में, गुजरात। इसके अलावा एक हड़प्पन साइट आपने नाम सुना होगा, आल्हा दीनो, आल्हा दीनो ये हड़प्पन साइट है और ये कराची के पास है, कराची के पास है। इसके अलावा एक हड़प्पन साइट है जिसका नाम है रोजदी, रोजदी ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में।
रोजदी हड़प्पन साइट ये गुजरात में है, ठीक है? वापस आ जाओ।